बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 7 उसका आज दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स उनको स्टडी करेंगे। तो ये आगाज करते हैं सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैसे तो बहुत सारी फीचर्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जिनकी तादाद 7 है उनका जिक्र है। तो आइए हम वन बाय वन उन फीचर्स को डिस्कस करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है। पहले जो फीचर हम डिस्कस करेंगे, पहले जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे वो है पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की मुनफरिद नेचर। पेक्यूलर मीन दूसरों से मुमताज, दूसरों से मुख्तलिफ, जिसे हम मुनफरिद कहते हैं। कार्बन पीरियोडिक टेबल के जो तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो हैं उनमें कार्बन की नेचर बाकी तमाम एलिमेंट से मुख्तलिफ है। स्टूडेंट, आप ये तो जानते हैं ना कि कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अब तक मिलियंस ऑफ मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में साइंटिस्ट जान चुके हैं। आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि कार्बन बिलोंग्स टू फोर्थ ए ग्रुप, IVA, फोर्थ ए ग्रुप। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सच कंपाउंड which contain carbon as an essential and central element। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक लाजमी जुज्व है। तो कार्बन की वजह से वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दूसरी बात जो आपने याद रखनी वो है कि कार्बन फॉर्म्स a large number of ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट, जब भी मैं ओ से लिखूंगा ना तो इट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैं ओ से लिखा करूंगा। तो कार्बन जो है ये बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। व्हाई? ऐसा क्यों है? ये बाज दफा आपसे ना स्टूडेंट, ये बाज दफा आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि a large number of organic carbon forms a large number of organic compound, why? तो आंसर वो एक सिंगल टर्म है, and that is catenation। Carbon forms a large number of organic compound due to its catenation property। catenation property की बदौलत कार्बन बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। अब व्हाट इज कैटिनेशन? देखें, कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। अल्फाज पे गौर करो, लिखा हुआ है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम्स की आपस में बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है। मसलन आपके पास एक एलिमेंट है ए। ये एलिमेंट ए जो है इसके ये डिफरेंट एटम्स है ए, ये आपस में बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। तो एलिमेंट ए के एटम्स का आपस में बॉन्ड बनाना, दिस वन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब पीरियोडिक टेबल में जो फोर्थ ग्रुप है, द फोर्थ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। दिस ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, कार्बन फैमिली। अब इसमें आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी फोर्थ ग्रुप शो करता है, और अमंग फोर्थ ग्रुप कार्बन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एनर्जी। दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी पे जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उतने ज्यादा एटम्स आपस में, एक जैसे एटम्स ज्यादा आपस में लिंक होते जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे
कि कार्बन जो एक बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, ये कैटिनेशन की वजह से बनाता है। और एक और बात भी अपने ज़हन से आप ज़हन में ये निकाल दें, गलत बात ज़हन में नहीं रखनी, और वो क्या है, ये मत समझना कि कैटिनेशन सिर्फ कार्बन तक महदूद है। पीरियोडिक टेबल में और भी कई एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, और बहुत सारे एटम है जो आपस में लिंक होते जाते हैं और वो कैटिनेशन शो करते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम कैटिनेशन पाई जाती है, और वो क्या है, कार्बन। मैं आपको कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की कुछ बातें बताता हूं। पहली बात कि कार्बन जो है, इसमें आप देखेंगे कार्बन कार्बन के साथ ये लॉन्ग चेन बनाता है, ये कार्बन कार्बन के साथ। दूसरी बात, कार्बन कार्बन के साथ स्टेट के साथ साथ ब्रांचिंग भी शो करता है, ये ब्रांच शो कर रहा है। अब इसमें देख लें, अगर 2 कार्बन एटम मिलेंगे एक कंपाउंड बन गया, 3 मिलेंगे एक और कंपाउंड बन गया, 4 मिलेंगे एक और कंपाउंड मिल गया। इस तरह कार्बन एटम आपस में लिंक होते जाते, कैटिनेशन शो करते, मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते जाते। और अगर उसमें ब्रांचिंग आती जाए, उससे कंपाउंड्स की एक नई वैरायटी शुरू हो जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट, कार्बन जो है ये रिंग फॉर्म में भी आपस में लिंक होते हैं। 3 कार्बन, 4 कार्बन आपस में लिंक हो गए, 5 कार्बन, 6 कार्बन लिंक होते हैं। ये 6 कार्बन देखिए, ये आपस में लिंक हो रहे हैं। 7 कार्बन लिंक हो सकते हैं। इस तरह कार्बन कार्बन के साथ जहां स्टेट चेन, जहां ब्रांचिंग, वहां पे कार्बन कार्बन के साथ रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक नई वैरायटी कंपाउंड की बनती जाती है। और एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो ये क्या, वो है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे उसमें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे ऐसे ऐसे हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हम उन्हें अल्केन कहेंगे। जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा हम उन्हें अल्कीन कहेंगे। जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हम उन्हें अल्काइन कहेंगे। इसका मतलब है कि 2 कार्बन एटम्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज होने से हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो जाता है। ये जो मैंने आपके सामने लिखा, इन 4, ये जो 4 मैंने डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स आपके साथ, डिफरेंट किस्म की जो कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम आपके साथ शेयर की, स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कैटिनेशन शो कर रहा है। और ये जो हमारे पास मिलियंस ऑफ मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की बदौलत है। कैटिनेशन से हटके एक और भी बात देख लो माय डियर स्टूडेंट, कार्बन 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 ना सिर्फ कार्बन के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ना सिर्फ कार्बन के साथ, बल्कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ, हेलोजन्स के साथ, इन तमाम एटम्स के साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस तरह हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो जाता है। ये जो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया, ये अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जाता है। मतलब आपसे पूछा जाएगा डिफाइन कैटिनेशन, तो आपने जहां कैटिनेशन की बात, स्टूडेंट भला क्या गलती करते हैं, मैं दोबारा इस बात का जिक्र करता चलूं, बात स्टूडेंट कहते हैं कि कैटिनेशन इज ओनली कंसर्न विद कार्बन। नो, कैटिनेशन कार्बन के साथ साथ और भी एलिमेंट शो करते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन वो कार्बन शो करता है। और अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी वजह भी कैटिनेशन के साथ साथ कार्बन का डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग भी है। स्टूडेंट, ये हमारे नाम जो हम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, उसमें ये पहली फीचर थी, पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। आइए हम दूसरी फीचर की तरफ आते हैं, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहां भी मैं ओसी लिख रहा हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जहां भी ओसी होगा इट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
O stand for organic and C stand for compounds, organic compounds. नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोबारा कुछ बातों का जिक्र करते हैं स्टूडेंट. कार्बन, कार्बन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप. कार्बन हैज 4 electrons in its valence shell. Carbon is a non-metal. कार्बन एक नॉन मेटल है. कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5. ये नॉन मेटल है. इसका मतलब है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, कार्बन जो है वो या किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से 4 लेगा, या अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे 4 एटम के साथ शेयरिंग करेगा. तो सबसे ज्यादा जो फिजिबिलिटी है वो क्या है, वो ये है कि कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा. और जब शेयरिंग होती है, जब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है. इसका मतलब है कार्बन, इट बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप, it has a tendency to form the covalent bond. It has tendency to form covalent bond. कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए दे आर कॉल्ड द कोवलेंट कंपाउंड्स. तो इसका मतलब हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स. आप इस बात को एक और तनासुर में भी देखें स्टूडेंट. हमने कहा कि कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस तरह कार्बन फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, हेलोजन के साथ. ये जो मैंने आपके साथ सामने एटम लिखे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, हेलोजन है, all these are non-metals. ये नॉन मेटल्स है. और हम जानते हैं कि जब कोई नॉन मेटल किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड. इसका मतलब है कि कार्बन का कार्बन के साथ या कार्बन का डिफरेंट नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है. और सिंपल क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर. वी कैन से दैट OC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट in nature. So they do not exhibit, they do not show ionic reaction. Do not show ionic reactions. Ionic reaction तो ionic compound ही show करेंगे. Student, we have the third property, we have the third feature, that is similarity in behavior. Similarity in behavior. There exists a close relationship between organic compound. ये sentence रहा. There exists a close relationship between OC. Organic compound में a close relation. This can be exemplified by the existence of homologous. दूसरी बात क्या? This can be exemplified by the existence of homologous series. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्लोज रिलेशनशिप है, इसको हम होमोलोगस सीरीज इसके वजूद से साबित कर सकते हैं. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप जो होमोलोगस है. लोगोस मीन बिहेवियर.
होमो एक जैसा, तो एक जैसा बिहेवियर रखते हैं, वी शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे? व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच आर स्ट्रक्चरली अलाइक, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं कुछ होमोलोगस सीरीज का आपके साथ डिस्कशन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक होमोलोगस सीरीज है। अगर आप इसमें देखेंगे, वी हैव CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16 एंड सो ऑन। अगर आप इन सब में देखेंगे, इन सब में दो कंसेक्टिव मेंबर्स के दरमियान जो CH2 का मोलेकुलर फार्मूला देखेंगे, CH2 का डिफरेंस है। जैसे आप देखें CH4 और C2H6, दोनों में डिफरेंस क्या आया? CH2 का डिफरेंस है। और अगर आप इनके मोलेकुलर मास का डिफरेंस देखें तो इनके मोलेकुलर मास का डिफरेंस जो है वो 14 का है। CH4 इज द मीथेन and its molecular mass is 16, while C2H6 is the ethane and its molecular mass is, yes, its molecular mass is 30. इस तरह अगर आप C3H8 देखेंगे, दिस इज प्रोपेन, आगे जाके हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसका अगर आप मोलेकुलर मास देखेंगे वो 44 है। इसका मतलब है ये मेरे पास एक होमोलोगस सीरीज है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, दीज आर अल्केन्स। तो these chemical compounds, this one is a series of chemical compounds which are structurally alike. The molecular formula difference between any two consecutive member is CH2, while the difference is their molecular mass is 14. These chemical compounds constitute a series, constitute a homologous series, and this homologous series is called alkane. Similarly, we have alkene, we have alkyne, we have alcohol. We have the alcohol CH3OH, methanol, C2H5OH, ethanol, C3H7OH, propanol, we have butanol, we have pentanol. अगर आप इनमें देखें, these are alcohol, this homologous series is alcohol. अगर आप इनमें दो कंसेक्टिव मेंबर के मोलेकुलर फार्मूला में डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज CH2। अगर आप इनके मोलेकुलर मास में डिफरेंस देखेंगे, अगर आप एथेनॉल, मेथानॉल, एथेनॉल दोनों का मोलेकुलर मास और उस मोलेकुलर मास का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो द डिफरेंस 14। इसका मतलब है ये मेथानॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, these compounds constitute a homologous series and the name of that homologous series is alcohol. फायदा क्या है? अच्छा, ये जो दो मैंने बातें कही हैं, मैंने कहा कि consecutive member of homologous series differ by, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो CH2 मोलेकुलर स्ट्रक्चर, और अगर मैं मोलेकुलर मास की बात करूं तो 14 मोलेकुलर मास। ये स्ट्रक्चर की बात करूं, ये मोलेकुलर। अच्छा, एक और बात, ये हमने जो होमोलोगस सीरीज पढ़ी, सपोज दिस वन इज द अल्केन, अगर आप इन तमाम कंपाउंड्स में देखेंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें कुछ बातें कॉमन है। पहली बात कॉमन क्या है? इनका जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला आप देखेंगे सबका CnH2n+2 है। दूसरी बात, इन सब का मेथड ऑफ प्रेपरेशन सेम है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। दे शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है द मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, they are very close to each other, they have same molecular formula, they are prepared by the same methods, they show similar chemical properties, they show a gradual change in their physical properties. इन बातों को आपने, मैंने क्या कहा कि the member of homologous series have same general formula. मसलन मैंने भी आपसे बात की है, जो अल्केन है, अल्केन्स, एक होमोलोगस सीरीज अल्केन, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2। अगर मैं अल्कीन का जिक्र करूं, अल्कीन्स, दे हैव CnH2n+3,
CnH2n। मैं अल्काइन का जिक्र करता हूं, वेयर देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, दे हैव CnH2n -2। दिस वन, हर होमोलोगस सीरीज उसका अपना एक मखसूस जनरल फार्मूला और तमाम मेंबर होमोलोगस सीरीज के वही जनरल फार्मूला रखते हैं। दूसरी बार मैंने क्या कही, मैंने कहा दे हैव सेम methods of preparation। तीसरी बात, they have similar chemical properties। और मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहा कि दे शो अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनमें ग्रेजुअल चेंज शो करते हैं। अब फायदा क्या है होमोलोगस सीरीज को स्टडी करने का? स्टूडेंट, होमोलोगस सीरीज में आप किसी एक कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर लो, बाकी तमाम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हो। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मिलियंस ऑफ मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनकी स्टडी होमोलोगस सीरीज के इस कॉन्सेप्ट से आसान होगी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक सेंटेंस में रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स। ये बात आप ध्यान में रखें। आमतौर पर लार्ज इन साइज, आई मीन मैक्रोमॉलिक्यूल, उनका स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा पेचीदा होता है। कॉम्प्लेक्स मीन पेचीदा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बस मैं सीधा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट, हमारी बुक में ना स्टार्च का जिक्र है। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। ये एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च का जो जनरल फार्मूला है वो मैं आपके सामने C6H10O5 taken N, where N is several thousand। ये एक यूनिट है। ऐसे हजारों यूनिट्स आपस में मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक ह्यूज मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड दैट इज ऑफ स्टार्च। स्टूडेंट, अगर आप स्टार्च का मॉलिक्यूल देखेंगे, चैप्टर 14 में जाके हम पढ़ेंगे कि स्टार्च कंपोज्ड ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अगर आप अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को देखेंगे तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। सिमिलरली, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन स्टूडेंट, प्रोटीन का जो मोलेकुलर मैस है, मोलेकुलर masses of protein ranges from thousands to million। चैप्टर 14 में हम ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोटीन, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन। अब ना अगर आप प्रोटीन को देखेंगे, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको 3D फॉर्म में देखेंगे तो ये 3D फॉर्म में प्रोटीन का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बाद बुक्स में लिखा हुआ है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर इतना पेचीदा होता है, इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप किसी भी दो एटम की आपस में ओरिएंटेशन, एक दूसरे के लिहाज से जो पोजीशन, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। 3D से भी मुश्किल हो जाता है, उसको ड्रॉ करना, उसको समझना मुश्किल होता है। ये स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तक ना रहे, और कई माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पॉलीमर्स हैं, लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स में आगे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, एस्ट्रोजन्स, बहुत लंबी लिस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनका स्ट्रक्चर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो लार्ज इन साइज है एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये भी एक प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। 3 अल्फाज का मजमुआ है। एक है 3 चीजें, आइसोस, मर्स, इज्म। ये 3 अल्फाज आइसोमेरिज्म। इस चैप्टर का जो चैप्टर 7 का जो लास्ट टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म है। स्टूडेंट इसमें देखेंगे आइसोस मीन सेम, मेरोस मीन यूनिट, और इज्म, इज्म जब भी आए इसे हम कहते हैं फिनोमिनन। फिनोमिनन उर्दू में हम इसे कहते हैं मजहर। मजहर, इजहार करना, इजहार करना। अच्छा, नेचुरल प्रोसेस का, ये वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल प्रोसेस कार्ड फिनोमिनन, वो काम जो कुदरत में हो रहा है, कुदरती अमल को हम फिनोमिनन कहते हैं। कुदरती अमल, कुदरती अमल जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं, इंसानी मुदाखलत नहीं है, कुदरती अमल, फिनोमिनन, दैट इज कॉल्ड इज्म। अच्छा, याद रखना, अगर किसी भी लफ्ज के एंड पे इज्म आए या अगर किसी भी लफ्ज पे एंड पे वाई आए, जैसे आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी, एलोट्रॉपी, किसी भी लफ्ज के एंड पे वाई आए या इज्म आए तो उसका मतलब है फिनोमिनन, कुदरती अमल। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। तो प्रोसीजर और फिनोमिनन, प्रोसीजर विच इन्वॉल्व ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोसीजर, और नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड द नेचुरल एक्टिविटी इज कॉल्ड द नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड द फिनोमिनन। तो आइसोमेरिज्म, दिस वन इज द नेचुरल प्रोसेस, दिस वन इज अ फिनोमिनन। फिनोमिनन जो सेम यूनिट्स, मतलब वो फिनोमिनन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज वो डिफर करती, यानी आइसोमर्स। हम एक टर्म पढ़ेंगे आइसोमर्स, द कंपाउंड्स विच हैव सेम, एक जैसा मोलेकुलर फार्मूला MF, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। मैं ना एक वेरी सिंपल एग्जांपल आपके सामने लाता हूं, जरा देखें। ये मेरे पास है CH3 CH2OH, दिस वन इज मेथनॉल, दिस वन इज एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एक अल्कोहल है, इसकी अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये मेरे पास जो है दिस वन इज CH3OCH3, दिस वन इज, 2 नाम है इसके, मिथॉक्सी मीथेन भी कहते हैं, डाइमिथाइल ईथर भी कहते हैं, ये ईथर है, अल्कोहल ईथर। अब दोनों का मोलेकुलर फार्मूला देखें, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है। दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है? C2H6O। मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है, प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ है। आप दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख लें, आप दोनों की वोलेटिलिटी देख लें, दोनों की डेंसिटी देख लें, दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देख लें, बिल्कुल टोटली डिफर करते हैं, लेकिन मोलेकुलर फार्मूला सेम है। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिफर हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं। सिमिलरली हम ना एक वो फार्मूला पढ़ते हैं C6H12O6, ये किसका मोलेकुलर फार्मूला है? ये ग्लूकोज का है, ये फ्रुक्टोज का है। दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। अब दोनों को आप देखेंगे, दोनों में मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है। चैप्टर 12 में जाके हम 2 टर्म्स पढ़ेंगे, कीटोन और एल्डिहाइड। ये जो हमारे पास ग्लूकोज है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है, और ये जो फ्रुक्टोज है ये कीटोन ग्रुप रखता है, कीटो ग्रुप रखता है। उसका मतलब बोथ हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स। अब ये आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है, इट इज शोन बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये शो नहीं करते। हमने ना फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 का बिल्कुल आखिरी जो टॉपिक, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी। हमने कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें मौजूद बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल हो, वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और फिर हमने कहा, क्या कहा था कि कोवलेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर, दे हैव कोवलेंट बॉन्ड and covalent bond is rigid and directional. So covalent organic compound और covalent compound they show the isomerism. इस बात को भी ध्यान में रखना है।
स्टूडेंट, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या इनका रेट फास्ट होता है या स्लो होता है? हम आमतौर पर कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे शो स्लो और मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन मीन रिएक्शन की स्पीड से हो रहा है। होता क्या है रिएक्शन में? क्या होता है रिएक्शन में? रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकेज होती है, प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जितनी तेजी से बॉन्ड ब्रेक हो, जितनी तेजी से बॉन्ड फॉर्मेशन हो, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। आमतौर पर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, वो सोल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में, जब वो रिएक्टेंट फॉर्म में होते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में, तो उनमें आयनिक बॉन्ड टूटा होता है, लिहाजा वो तेजी से बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं। और यूं आयनिक कंपाउंड वो सोल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में दे शो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बरक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें साफ ज़ाहिर रिएक्टेंट में पहले कोवेलेंट बॉन्ड ने टूटना है और प्रोडक्ट में फिर कोवेलेंट बॉन्ड ने बनना है, टाइम लगता है। यही वजह है कि इनके जो रिएक्शंस हैं वो आमतौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत स्लो होते हैं। वी हैव अनदर प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी। Student, we have a general principle of solubility, general universal principle of solubility, that is like dissolves like। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। आई मीन पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली, मैं कोई खास जनरली कह रहा हूं, इसमें एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली नॉन पोलर इन नेचर। ओसी आर जनरली नॉन पोलर। अब वाटर को देखेंगे, वाटर इज अ सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है लेकिन वाटर पोलर है। ऊपर वाला लाइक वाला प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, लिहाजा वाटर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं करेगा। आपके पास बहुत सारे नॉन पोलर ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें आप नेफ्थालीन की बात कर लो, फिनेप्थलीन की बात कर लो, आप फिनोल की बात कर लो, इस तरह आपके पास ईथर है, पेट्रोल है, इस तरह आपके पास बेंजीन है, टॉल्वीन है। एक लंबी लिस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पानी में हल नहीं होते ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर। लेकिन याद रखना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जो पानी में हल हो जाते हैं, जैसे एथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, सिमिलरली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वी हैव द सुक्रोज, दे आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन मैंने जनरल बात की कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो पानी में हल नहीं होते क्योंकि वो नॉन पोलर हैं और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो फिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये डिसॉल्व किस में होते हैं? भाई आप ये नॉन पोलर हैं, आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए, जैसे बेंजीन है, ईथर है, इस तरह आपके पास ये नॉन पोलर, टॉल्वीन है, ये आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। तो इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर इजिली सॉल्युबल। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इनको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।